तो सबसे पहले YouTube चैनल BSTC रैंकर जोन पर आप सभी का स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का इस नए और बेहद खास डीप डाइव सेशन में। बिल्कुल। और आज की इस क्लास में हम एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी को एकदम बदल कर रख देगी। आज से लेकर BSTC एग्जाम तक इस चैनल पर हमेशा PYQs यानी पिछले सालों के पेपर्स के डिटेल सोल्यूशन के साथ क्लासेस ली जाएंगी। सही कहा। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे, हम एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड करेंगे। मतलब सवाल क्यों पूछा गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब समझेंगे हम। हाँ, और मैं सभी स्टूडेंट से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग इस सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फटाफट कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि देखो 2008 से लेकर अभी तक जितने भी BST के एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सभी पेपर्स का डिटेल सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। एकदम सही। और मेरा वादा है सभी से, अगर ये क्लासेस भी आप लोगों ने ध्यान से देख ली, तो आप 600 में से 450 नंबर तो बहुत आसानी से ला सकते हो। बिल्कुल ला सकते हैं, बस रेगुलरिटी बनाए रखनी है। हाँ, तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पोलाइटली कह रही हूँ, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की कोई क्लास मिस ना हो। ये बहुत जरूरी है भाई, नोटिफिकेशंस ऑन रखना। राइट। तो आज की क्लास का नियम बड़ा सिंपल है। हम MCQ 121 से 130 तक सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ूंगी। उसके बाद आप सभी को अपना आंसर सोचने के लिए लगभग 10 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद हम उसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस MCQ सीरीज को। हाँ, तो सबसे पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 121। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? ऑप्शन ध्यान से सुनिए सभी। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन। ऑप्शन बी, गृह कार्य देना। ऑप्शन सी, सहयोग पर पुस्तकें बताना। ऑप्शन डी, समूह खेलों का आयोजन। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, ए, बी, सी या डी, जो भी आपको लगता है फटाफट लिखिए। सोचिए थोड़ा, सहयोग यानी कोऑपरेशन कैसे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समूह खेलों का आयोजन। बिल्कुल सही जवाब। और देखो इसके पीछे का लॉजिक बड़ा क्लियर है। बच्चे हमेशा प्रैक्टिकल एक्टिविटी से सबसे ज्यादा सीखते हैं, जिसे हम साइकोलॉजी में लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। हाँ, करके सीखना। राइट। अब जब हम ग्रुप गेम्स या समूह खेल खिलाते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से टीम वर्क, लीडरशिप और एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। दूसरी तरफ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो राइवलरी बढ़ाती है, और किताबें सिर्फ किताबी ज्ञान देती हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं। सही बात है। खेल खेल में सहयोग नेचुरली आ जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स अभी कमेंट करके बताएं कि आपका ये जवाब सही था या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। हाँ, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की सहायता करती है? मोटिवेशन से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, ऑप्शन ए, बहुत आसान कार्य देना। ऑप्शन बी, नकारात्मक फीडबैक। ऑप्शन सी, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना। ऑप्शन डी, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए 10 सेकंड है आपके पास, दिमाग लगाइए कि मोटिवेशन कब सबसे ज्यादा आता है। आसान काम से या फिर डांट खाने से? सोचो सोचो। मुझे लगता है कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। एकदम परफेक्ट। देखो इसका मनोवैज्ञानिक पहलू थोड़ा समझना। अगर आप किसी को बहुत आसान काम दोगे ना, तो बच्चा तुरंत बोर हो जाएगा, कोई चैलेंज ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। और नेगेटिव फीडबैक से तो बच्चा सीधा हताश हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, यानी क्लियर गोल्स होते हैं, तो बच्चे को पता होता है कि उसको कहाँ पहुंचना है, और इस क्लियर डायरेक्शन से उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जगती है। यानी जब मंजिल साफ दिखती है तो चलने में मजा आता है। सभी स्टूडेंट्स अपना उत्तर चेक करें और कमेंट में बताएं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल लग रहा है ये। हाँ, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले, तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? ध्यान से सुनना ऑप्शंस। ऑप्शन ए, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी, आप सोचेंगे कि ये उसके भाग्य में है।
ऑप्शन डी, उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपना जवाब तुरंत लिखिए। ये सवाल एक आइडियल टीचर की पहचान बताता है। हाँ, और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सहानुभूति और सुविधा में। वही तो कैच है इस एग्जाम का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल। और ये एग्जाम के लिए एकदम स्टार पॉइंट है। ध्यान रखना सभी, ये समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। राइट। किसी भी दिव्यांग बच्चे को हमारी दया या सहानुभूति नहीं चाहिए होती है। सहानुभूति उसको वीक फील कराती है। उसे चाहिए समान अवसर और सही सुविधा। अगर उसको आगे बिठाकर उसकी स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जाए तो यही एक आदर्श शिक्षक की सबसे बड़ी निशानी है। सही बात है, हमें सबको साथ लेके चलना है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके अपने जवाब शेयर करते रहें। तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। हाँ। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए किसका? ऑप्शन ए, विषय वस्तु की प्रकृति पर। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर। ऑप्शन सी, उपलब्ध संसाधनों पर। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के जेंडर पर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें लोग ए और बी में थोड़ा अटक सकते हैं, ध्यान से सोचना। हाँ, टीचिंग मेथड चूज करते टाइम सबसे मेन चीज क्या है? टाइम चल रहा है आपका। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषय वस्तु की प्रकृति पर। देखिए, कई लोगों ने शायद मानसिक स्तर सोचा होगा और मानसिक स्तर इंपॉर्टेंट होता भी है, लेकिन जो टीचिंग मेथड है यानी शिक्षण विधि, वो मुख्य रूप से विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर की नेचर पर डिपेंड करती है। मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा मेथड। एग्जैक्टली। जैसे विज्ञान यानी साइंस पढ़ाना है तो वहां प्रयोग विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड लगेगा। वहीं अगर इतिहास पढ़ाना है तो कहानी विधि ज्यादा अच्छी रहेगी। और रही बात जेंडर की, तो जेंडर के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षण में। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। सभी को याद दिला दूं कि अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। अब आते हैं एक और मजेदार टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 125। क्रिएटिविटी का टॉपिक है ये। हाँ, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी संबंधित है। ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन से। ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन से। ऑप्शन सी, एल्गोरिथमिक चिंतन से। ऑप्शन डी, क्रमबद्ध चिंतन से। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिसारी या अपसारी, कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? सोचिए। बहुत ही क्लासिक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है ये तो। बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन से यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो, इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक ही सही उत्तर पर पहुंचना। जैसे मैथ्स का सवाल कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4। बस, इसमें कोई नया आइडिया नहीं है। लेकिन अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक ही समस्या के कई नए और अलग-अलग समाधान खोजना, अलग-अलग दिशाओं में सोचना। और यही तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की असली पहचान है, कुछ नया सोचना। सही कहा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है या स्पार्शी चिंतन है। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स पूरे उत्साह के साथ अपने आंसर्स कमेंट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। हाँ, कक्षा के माहौल पर सवाल है ये। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, भरोसेमंद। ऑप्शन बी, धमकी भरा। ऑप्शन सी, ध्यान रखने वाला। ऑप्शन डी, सम्मानपूर्ण। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तो शायद आज का सबसे आसान सवाल है। सभी का सही होना चाहिए। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। नहीं होना चाहिए पूछा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमकी भरा। देखिए, बहुत ही सरल सी बात है कि डर के माहौल में अधिगम यानी लर्निंग कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। जब बच्चा डरता है ना, तो उसका दिमाग नए आइडियाज लेना बंद कर देता है। भय से बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पूछेंगे तो डांट पड़ेगी। इसलिए एक अच्छी क्लासरूम हमेशा सम्मानपूर्ण और भरोसेमंद होनी चाहिए, जहां बच्चा सुरक्षित महसूस करे। हाँ, सुरक्षा का भाव लर्निंग के लिए सबसे जरूरी है। सभी स्टूडेंट जरूर बताएं कि किसका किसका ये उत्तर सही था। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। टॉरेंस का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं। ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए, मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता। ऑप्शन बी, नवीनता, अभिप्रेरणा, लचीलापन। ऑप्शन सी, मौलिकता, वांछनीयता, उपयोगिता। ऑप्शन डी,
नवीनता, उत्पादकता, अभिप्रेरणा। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकंड है। थोड़ा लंबा सवाल है पर आराम से ऑप्शन पढ़िए। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के 3 मेन आयाम पूछे गए हैं यहाँ। हाँ, और ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता। इसको सभी स्टूडेंट्स स्टार मार्क कर लें। ईपी टॉरेंस, जिनको सृजनात्मकता का पितामह यानी फादर ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है, उन्होंने 3 प्रमुख आयाम बताए हैं। पहला फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाहिता, जिसका मतलब है कितनी तेजी से और कितने ज्यादा विचार दिमाग में आ रहे हैं। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, मतलब आप कितने अलग अलग तरह से कितनी वैरायटी में सोच पा रहे हैं। और तीसरा ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, मतलब आपके विचार में कितना नयापन है, क्या वो सबसे अलग है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी ट्रू क्रिएटिविटी आती है। वाह, ये तो एकदम क्लियर हो गया। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी। मैं पूछना चाहूंगी कि कितने बच्चों का ये थोड़ा सा ट्रिकी जवाब सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। अध्यापक पर आते हैं अब। अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर। ऑप्शन बी, कठोर प्रशासन द्वारा। ऑप्शन सी, उसके कार्यों की सराहना करके। ऑप्शन डी, अच्छा वेतन देकर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एक टीचर किस चीज से सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है, सोचिए। पैसे से, या तारीफ से, या प्रमोशन से? अपने आंसर्स टाइप करते रहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके कार्यों की सराहना करके। बिल्कुल। यहाँ साइकोलॉजी का सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत लगता है। देखो, पैसे, वेतन या सख्ती से कोई इंसान एक लिमिट तक ही काम करता है, लेकिन जब किसी के काम की सच्ची प्रशंसा या अप्रिशिएशन होती है तो वो दिल से जुड़ जाता है। हाँ, उसको लगता है उसकी मेहनत नोटिस हो रही है। एग्जैक्टली। और तब वो बिना किसी दबाव के और ज्यादा मेहनत करता है। तो एक अध्यापक के लिए सम्मान और सराहना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बहुत खूब। इसी उत्साह के साथ अपने जवाब कमेंट करते रहिए। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पर। क्वेश्चन नंबर 129। हाँ, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप ऑप्शन ए, परिवार को समय देने और कार्यक्रम में भाग लेने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी, बचने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी, ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर कार्यक्रम में जाएंगे। ऑप्शन डी, जाएंगे किंतु जल्दी वापस आ जाएंगे। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गर्मियों की छुट्टियों में ड्यूटी लग गई है, क्या करोगे आप एज अ टीचर? हाँ, मतलब आपका वेकेशन प्लान बना हुआ है, अब क्या डिसीजन लेंगे आप? बहुत ही प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए, सभी स्टूडेंट्स एक आदर्श शिक्षक के लिए उसका व्यावसायिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट सबसे ऊपर होता है। दुनिया बदल रही है, टीचिंग मेथड्स बदल रहे हैं। अगर टीचर अपडेट नहीं होगा तो बच्चों को क्या सिखाएगा? सही बात है। इसलिए पूर्व निर्धारित निजी योजनाओं को यानी पर्सनल प्लान्स को टालकर ट्रेनिंग में पूरा समय देना ही एक समर्पित शिक्षक का गुण है। और सच कहूं तो यही डेडिकेशन एग्जामिनर आप में चेक करना चाहता है। बिल्कुल। अपनी लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स का इस पर क्या मत है, कमेंट में जरूर लिखें। और अब हम आगे हैं इस सेशन के आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 130। आखिरी सवाल रिपोर्ट कार्ड से जुड़ा है। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? ऑप्शन ए, रिपोर्ट स्वव्याख्यात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय द्वारा तय मानदंड होने चाहिए। ऑप्शन सी, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। ऑप्शन डी, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या उचित नहीं है पूछा गया है। फटाफट अपने आंसर्स दीजिए। हाँ, ये आज का आखिरी मौका है अपना स्कोर बढ़ाने का। टाइम हो गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। एकदम सही। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे में सुधार लाना, उसे आगे बढ़ाना, ना कि उसे नीचा दिखाना। जब हम नेगेटिव रिमार्क्स लिखते हैं तो बच्चे की आइडेंटिटी पर अटैक होता है और उसका मनोबल गिर जाता है। वो हताश हो जाता है। हाँ, एक अच्छे टीचर को हमेशा रचनात्मक फीडबैक यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए, जिससे बच्चे को अपनी कमी भी पता चले और सुधारने का रास्ता भी दिखे। बहुत ही शानदार सीख। तो इस आखिरी प्रश्न पर आप सभी का कैसा रिस्पॉन्स रहा, कितने जवाब सही हुए, सब कुछ कमेंट्स में बताइए।
चलिए अब आज के इस शानदार सेशन का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। आज हमने समझा कि बच्चों को सिखाने के लिए स्पष्ट दिशा और मोटिवेशन चाहिए। हाँ, और कक्षा का माहौल बिना किसी डर के होना चाहिए। बिल्कुल, और इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा का मतलब सहानुभूति नहीं बल्कि उन्हें समान अवसर और सुविधा देना है। फिर हमने टोरेंस के क्रिएटिविटी प्रिंसिपल्स देखे, अपसारी चिंतन, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी। और एंड में देखा कि एक टीचर की सराहना और बच्चे के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सच में इन 10 सवालों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा बेस क्लियर कर दिया है आज। राइट। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस क्लास के जो भी डिटेल्ड नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल BSTC रैंकर्स जोन पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट से रिवीजन करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। हाँ, और क्लास के अंत में मैं फिर से बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करती हूँ, अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड सॉल्यूशन और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। और जाने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चैलेंज देना चाहता हूँ, एक सोचने वाला सवाल। अरे वाह, बताइए। आज हमने सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जन थिंकिंग की बात की। एक प्रॉब्लम, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो अगली क्लास से पहले आप सभी सोच कर रखिएगा कि आप अपनी रियल लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स में इस अपसारी चिंतन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बस एक रास्ता मत ढूंढिए, अलग अलग दिशाओं में सोचिए। बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। जिंदगी की परेशानियों में भी क्रिएटिविटी लगानी चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ और PYQs और डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।